गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग अपना जो प्रीवियस टॉपिक था उसको कवर अप करेंगे, दैट वाज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम ये चैप्टर कर रहे थे और इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे दैट इज हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, देन आवर सराउंडिंग्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग्स एंड व्हाट चैलेंजेस इट इज फेसिंग टुडे। फिर what we have already covered is functions of environment, then we have covered environment crisis, about environment crisis and what are the reasons behind environment crisis. These topics we have already covered. ये सारे टॉपिक कवर अप करने के बाद हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द टॉपिक पॉल्यूशन। ओके, सो हम लोग बेटा यहाँ पे लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि पॉल्यूशन होता क्या है। सी सिंपली प्रिसाइसली पॉल्यूशन इज एडिंग अप ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस to the environment. मतलब हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने सराउंडिंग्स के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस को ऐड अप कर लेते हैं या फिर ऐड अप हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो क्या लीड करता है, दैट लीड टू पोल्यूशन। नाउ अगेन पॉल्यूशन कितने टाइप के हमारे पास, ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स, it is water, land, then air and then noise. These are basically four types of pollution that we have in our surroundings. Water pollution मतलब adding up of non-wanted या unwanted substances in the water. Toxic substances जो industrial waste है, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक वेस्ट है, विच इज टॉक्सिक इन नेचर एंड इट इज एडिंग अप इन द वाटर बॉडीज, देन इट विल टर्न इनटू वाटर पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन मीन्स डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड एंड डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, दैट विल टर्न लैंड इनटू अ पोल्यूटेड लैंड. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एडिंग अप ऑफ अनवांटेड gases, unwanted or toxic gases in the air in our surroundings, that will lead to air pollution. What is noise pollution? What we suffer from extra noise, means the noise which a normal ear can take it easily and above the quality, above the wavelength which is normal to a human ear, above that wavelength, any noise which we hear is a noise pollution. Okay, whether you talk about the traffics, whether you talk about the parties that we conduct, all these things add up to noise pollution. ठीक है, ये 4 types of pollution हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, हमने पढ़े हुए हैं, पिछली हमारी क्लासेस के अंदर हमने पढ़े हुए हैं, बट ये 4 types of pollution होते हैं. Now the things come कि ये जो pollution हो रहा है, okay, what it is leading to, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं. ठीक है, बेसिकली हमारे पास 2 बड़े प्रॉब्लम हैं. पहला है ये सारे पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना. ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? ओजोन लेयर का डिप्लीट होना. देन व्हाट वी हैव, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट होना. ठीक है, वी कैन हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीज इंडस्ट्रीज. वी कैन हैव अ good standard of living, but the quality of life is not good. Can I say that? आप लोग सब अग्री करोगे कि जो हमारे दादा परदादा, इन लोगों को जो एनवायरनमेंट मिला था, जो क्वालिटी, जो प्योरिटी मिली थी इन सब नेचुरल रिसोर्सेज की, वो हमको नहीं मिल रही है. ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कॉन्स्टेंटली डिटीरियोरेटिंग द एनवायरनमेंट which is a free gift of nature to us. ठीक है, we have inherited these natural gifts we have inherited and we are constantly deteriorating their quality. Okay, so यहाँ पे बात आती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं इस पोल्यूशन की वजह से. सबसे पहला लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग.
It's not that we have not heard this word ever in our life. It is a very well and very known concept, that is global warming. What is this global warming? Simply the rise in temperature. The rise in the temperature of our planet. See, it is a gradual increase in the average temperature of Earth. ठीक है, अगर 1 डिग्री का भी चेंज आता है ना बेटा, 0.1 डिग्री का भी चेंज आता है ना, वो पूरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब कर देता है. We are not living in isolation. हम अकेले नहीं रह रहे. Humans are not living in isolation over the earth. हमारे पास पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है which is balanced by its cycle. वो अपनी साइकिल से पूरी तरह से बैलेंस होता है. अगर हम उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, देन अगर मैंने एक पॉइंट को भी डिस्टर्ब किया ना, तो हैव यू एवर सीन डोमिनोज, है ना, डोमिनोज जो पिज्जा नहीं, ठीक है, डोमिनोज जो खेलते हैं, तो उसके अंदर वी हैव पाइल अप सम डोमिनोज ओवर देयर, और हमने उससे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. अगर मैं उसके अंदर से एक को भी हिला देती हूँ, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर से एक भी गिर जाता है तो पूरा चेन रिएक्शन आता है ना. तो वो चेन रिएक्शन है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल पूरा सिस्टम. अगर वो बैलेंस एक बार किसी ने भी हटा दिया या फिर कुछ भी एक पॉइंट भी हिला दिया, तो सब पे असर आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट सिर्फ मुझ पे असर आएगा, सब पे असर आएगा. बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एवरीथिंग. और हम तो उसको ट्रेमेंडसली हिलाए जा रहे हैं, ठीक है. मतलब हमने अपना इकोलॉजिकल बैलेंस को कंप्लीटली डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद इट. ओके, हमको यहाँ पे देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वो तो हमको पता है, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना, सबसे बड़ा थ्रेट इज द राइज इन द सी लेवल. जो हमारा सी लेवल है उसके अंदर राइज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा लैंड पोर्शन है ना, वो भी कवर अप होता जा रहा है, वो भी अंडर द सी आता चला जा रहा है, ठीक है. और ये अगर ऐसे ही चालू रहा तो ऑलमोस्ट पूरा जो हमारा लैंड मास है विल बी सून कवर्ड अंडर सी, ओशंस के नीचे दब जाएगा. ओके, देन व्हाट वी हैव, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म. ट्रॉपिकल स्टॉर्म का मतलब आपने अपने आसपास देखा होगा बेटा. अगर आप न्यूज चैनल खोल के देखोगे ना, तो आपको हर जगह पता है क्या मिलेगा, कि चाइना के अंदर तूफान आया है, अमेरिका के अंदर तूफान आया है. मतलब जो पहले सालों में कभी जिंदगी ने, कभी ह्यूमैनिटी ने जितने बड़े बड़े तूफान नहीं देखे थे ना, उतने बड़े बड़े तूफान अब आ रहे हैं. इंडिया के अंदर भी अभी रिसेंटली तूफान आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर. ओके, ये सारे तूफान वगैरह इतने ज्यादा 2020 के अंदर ऐसा बोला गया था कि छोटे मोटे सब मिला के ऑलमोस्ट 21 स्टॉर्म्स का प्रेडिक्शन है. ओके, सो कैन आई से दैट कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है. क्यों होते चले जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंट. एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस है, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, तो जो सनरेज है वो वाटर ज्यादा सोक कर रही है. ज्यादा सोक करने की वजह से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं और ज्यादा बारिशें बढ़ रही है, ठीक है. ज्यादा स्टॉर्म्स आ रहे हैं, एंड दीज आर नॉट वेरी मीन्स यूजफुल. स्टॉर्म्स यूजफुल नहीं होते. व्हाई? बिकॉज उसके अंदर से जो भी पानी आता है दैट ऑल गो वेस्टेड इनटू व्हाट? ओशंस. मतलब बाढ़ वगैरह आती है तो उसका पूरा का पूरा पानी कहाँ चला जाता है? वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सेविंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन हम अभी तक उसको बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे. जितना भी रेनफॉल होता है ना, आई गेस कि उसका मेजॉरिटी ऑलमोस्ट अबव 80% जो है वो सारा का सारा वापस से कहाँ चला जाता है? ओशियंस और सी के अंदर चला जाता है, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया रिवर्स. लेकिन this is not helping us at all. Then what we have? Increase in the tropical diseases. मैंने आपको पहले ही बताया कि हम
पूरे अर्थ के ऊपर अकेले नहीं रह रहे, हमारे साथ साथ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट सब मिलजुल के रह रहे हैं. सो इट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगा, ये सारे हमारे साथ ही रह रहे हैं. ठीक है, विच आर नॉट एवरी वन ऑफ देम आर फ्रेंडली विद द ह्यूमन बॉडीज. ओके, वो बहुत सारे ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया सालों से, करोड़ों सालों से हमारे अर्थ के सरफेस में कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस वो एक्टिवेट हो रहे हैं. ठीक है, जो पुराने पिछले जो वायरसेस थे वो सारे क्या हो रहे हैं, अब एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक न्यूज रिपोर्ट आई थी कि जो पोलराइज है ना, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अंटार्कटिका के अंदर एंड इन द नॉर्थ पोल, हमारे पास जो पोलर कैप्स हैं, वहां से जो वहां पे उस पोलर कैप्स के अंदर हमारे पास कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बर्फ में दबे हुए हैं करोड़ों सालों से. ओके, अगर वो सारी बर्फ पिघलती है, अगर वो सारा जो आइस है वो मेल्ट होगा और वो ओशियंस के अंदर जाएगा, देन इनडायरेक्टली वो जो सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, वो इनडायरेक्टली विल कम टू ह्यूमन बॉडीज. ओके, और आप देख ही रहे हैं कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को किस तरह से हिला के रखा हुआ है. तो सेम थिंग कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है. इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी मेंटेन अ बैलेंस इन आवर इकोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, देन व्हाट वी हैव, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे खराब इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज ओजोन डिप्लीशन. अच्छा, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ओजोन की डिप्लीट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ रहा है. ओजोन क्या है, दैट इज अ लेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर हमारे पास एक लेयर है, एक गैस की, दैट इज ओजोन. व्हाट इट डू, जो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सन से, ओके, वो उसके अंदर से जो सबसे डेंजरस वेवलेंथ की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको सोक अप कर लेती है वहीं पे. ओजोन लेयर सोक अप और इट फिल्टर्स इट डाउन. ओके, सो हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ रेज, ह्यूमंस के पास गुड क्वालिटी ऑफ रेज आ रही थी, बट व्हाट वी हैव डन, हमने इस ओजोन को ही डिप्लीट कर दिया. मतलब वो जो हमारे प्रोटेक्शन लेयर थे हम उसको हटाए चले जा रहे हैं. ठीक है, ये प्रोटेक्शन लेयर हटाने से क्या हो रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो डेंजरस वेवलेंथ की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ह्यूमंस तक पहुंच रही है, वो अर्थ तक पहुंच रही है. दैट इज व्हाई वी कैन सी एन अलार्मिंग इंक्रीज इन कैंसर्स. ठीक है, कैंसर के अंदर इतना अलार्मिंग इंक्रीज आ रहा है. क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस. जो ह्यूमन बॉडीज के अंदर सेल्स थे उसको इरिटेट करता है ये सारा जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है, एंड दैट्स व्हाई दो सेल्स रिएक्ट और दो सेल्स बिहेव इन एब्सर्ड मैनर, जो अलग ही तरीके से बिहेव करने लगते हैं ह्यूमन सेल्स, और जिसकी वजह से वो लोग टर्न हो जाते हैं कैंसरस सेल्स के अंदर. सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस. हम अपने एनवायरनमेंट को जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, वी आर अल्टीमेटली वी आर गेटिंग डिस्टर्ब. ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम किसके साथ है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं. यू नो व्हाट, that we can't see the bigger picture we can't see. We are just looking for short term pleasure, short term comfortness. We are sticking to that. We are not seeing the big picture, what it should be. Okay, why? Because we are not taught about that. We are taught that आपका अपना फायदा हो रहा है ना, that you are doing good business, you are earning millions and trillions, then you go ahead, but you can't see that what the millions or trillions will do for you. If you don't have good air, if you don't have good water, what your generation who is left with those millions and trillions will do? क्या करेंगे उन मिलियंस और ट्रिलियंस का? आपकी जनरेशन वहाँ पे सांस नहीं ले पा रही होगी, तड़प तड़प के मर रही होगी वहाँ पे, आप कर क्या सकते हो उसके लिए? ठीक है, सो द थिंग इज दैट आपको इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हमको ही करना पड़ेगा बाय अवर स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बाय कलेक्टिवली हमको एक रैली वगैरह की मैं बात नहीं करूँ कि रैली निकालनी चाहिए या वॉट एवर. ठीक है, ये सारी चीजें नहीं, बट इट शुड बी इंडिविजुअल रियलाइजेशन दैट इट इज वेरी डेंजरस व्हाट वी आर इग्नोरिंग. ओके, इट कुड लीड टू very dangerous consequences which we can't even imagine. Okay, the one which we are facing is one of them. Okay, then
कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा ओजोन डिप्लीशन का सबसे मेन रीजन जो है ना बेटा वो क्या है? सबसे मेन रीजन जो हमको बताया जाता है दैट इज द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमाइंस। ये जो सारी गैसेस है ना विच आर ऑल्सो नोन एज हैलोन्स, ये गैसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर द ओजोन। यही गैसेस ऐसी हैं जो ओजोन के अंदर ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। व्हाट आर दीज गैसेस? दीज गैसेस आर यूज्ड बाय ईच एंड एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। दैट मीन्स व्हाट कि हमारे सबके घर के अंदर एसी फ्रिज वगैरह सब कुछ है, ठीक है, तो उससे निकलने वाली उसके अंदर एक कूलिंग एजेंट जो हमको ठंडा करने के लिए काम आता है ना, दैट इज गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब वो एमिट होती है एनवायरनमेंट के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट क्या है? अब हमने बात किया एनवायरनमेंट क्या होता है, चैलेंजेस क्या है, फंक्शंस क्या है, वो सब के बारे में हम लोगों ने बात किया। एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि इंडिया का एनवायरनमेंट का स्टेट क्या है। हमारा, चलो दुनिया की तो बात में करेंगे, लेकिन अपने देश की पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया का एनवायरनमेंट स्टेटस कैसा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर प्रायोरिटी इश्यूज कौन कौन से हैं। सबसे मतलब जो प्रायर इश्यूज हम कह सकते हैं कि अभी हमको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन कौन से इश्यूज हैं और हमारा स्टेटस क्या है। सबसे पहला हमारा है इशू दैट इज डिफॉरेस्टेशन। नाउ डिफॉरेस्टेशन, since ages we know what is deforestation, cutting down of forest is known as deforestation, ठीक है। State of India's environment, first issue is deforestation. Now deforestation is what? Cutting down of forest is known as deforestation. For what we are cutting down? For what we are cutting down this forest? Are we happy to see cutting down of trees? Okay, हमको सेव करके रखने की आदत है? No. Why? Because we have tremendous explosion of population and for them we need space. Okay, we need space to accommodate them and plus what we need food and fodder to feed them. ठीक है, हमको उनको खिलाने के लिए खाना भी चाहिए, उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए. For that what we are doing? See, we cannot. Do you know that we cannot expand the land mass of our India? हमारे पास जितना लैंड अवेलेबल है ना, we have to be happy in that also, because हम लोग दूसरे कंट्री का लैंड वो नहीं कर सकते कि दूसरे कंट्री का लैंड मैंने वहाँ पे क्लेम कर लिया कि अब से लैंड मेरा है, आपने कुछ पॉपुलेशन को वहाँ पे भेज दिया. We have a limited land mass. It is said that India in itself, approximately figure है बेटा, India in itself accommodate 17% of the world's population. मतलब अगर पूरी दुनिया के अंदर 100 लोग रह रहे हैं तो उसके अंदर से 17 लोग हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं. ओके, 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, जानवर है ना, जो जितने भी हमारे आसपास जितने भी हम लोग वाइल्ड लाइफ ले लो, डोमेस्टिक एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आप अपने आसपास देखते हो, देयर these all are included in livestock, and that is said that 20% of the world population of livestock is in India, and the land mass we cover is 2.5% of the world's geographical area. मतलब दुनिया में रहने के लिए हम लोगों ने जगह ली है सिर्फ 2.5% की, बाकी हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना जबरदस्त है. सो कैन वी सी दैट कि उनको हमको कहीं ना कहीं तो एकोमोडेट करना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, बड़े बड़े सिटीज के अंदर भी हैव वर्टिकल एक्सपेंशंस, मतलब अब बहुत ज्यादा आपको आप लेयर पे लेयर फ्लैट्स बनाए जा रहे हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाए जा रहे हो. व्हाई? टू एकोमोडेट देम. वी अब हॉरिजॉन्टली आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप वर्टिकली एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है. बट कांट वी सी दैट कि वर्टिकल एक्सपेंशन के अंदर भी जो रिसोर्सेज चाहिए पॉपुलेशन को, वो तो चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नीड ऑफ वाटर, नीड ऑफ स्पेस, नीड ऑफ एयर, तो ये सारी चीजें तो उनको चाहिए ही चाहिए. सो उसके लिए कौन हमको कंपनसेट करवाएगा? नोबडी कैन. ओके,
सो यहाँ पे हमारा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और क्यों करना पड़ता है? हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया का जितना भी लाइफ स्टॉक है, इंडिया के अंदर जितना भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, उन सब को एकोमोडेट कराने के लिए, उन सबको बैलेंस रखने के लिए वी शुड हैव 0.4% हेक्टेयर ऑफ लैंड। ओके, हमारे पास कितना लैंड होना चाहिए? 0.47 हेक्टेयर। मतलब ये 0.47 हेक्टेयर हमारे पास लैंड होना चाहिए सिर्फ फॉरेस्ट के लिए। मतलब आउट ऑफ द टोटल एरिया हमको इतना हेक्टेयर लैंड चाहिए, व्हाइल एज हमारे पास है कितना बेटा? 0.08 हेक्टेयर। हमारे पास सिर्फ कितना है? 0.08। यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस। वी आर नॉट इवन, कह सकते हैं कि हम लोग इसका 2% के आसपास भी नहीं है। ओके, नॉट इन द परसेंट बट कैन आई से दैट के जो रिक्वायर्ड है हम उससे कहीं ज्यादा लो पे हैं। ओके, और यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट के हमको जितना ज्यादा मतलब हम लोग कितना रेकलेसली फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 मिलियन क्यूबिक हेक्टेयर लैंड को हम लोग, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट लैंड को हम लोग परमिसिबल लिमिट के ऊपर 15 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब परमिसिबल लिमिट जो है कि जितना फॉरेस्ट आप काट सकते हो, व्हाई? बिकॉज ये यार मतलब वो रीजनरेट हो जाते हैं। ओके, रिसोर्सेज डू रीजनरेट बट दे नीड टाइम। व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट कैरिंग कैपेसिटी एंड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, है ना? तो एनवायरनमेंट अपने आप रीजनरेट हो सकता है या फिर अपने आप को वापस से वो लाइफ कर सकता है, लेकिन उसको टाइम चाहिए। सो वी हैव अ परमिसिबल लिमिट टू कट डाउन फॉरेस्ट, लेकिन उसके अबव भी 15 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड हम लोग खाली कर रहे हैं फॉर आवर नीड्स। मतलब डिफरेंस कितना जबरदस्त है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये है स्टेट हमारे फॉरेस्ट के, और ये हमारा प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन का, स्पेसिफिकली प्रिसाइसली इन इंडिया। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे एक और कंसेप्ट आता है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि इंडिविजुअली हमको कुछ स्टेप लेने चाहिए, तो वैसे ही हिमालयस के जो फॉरेस्ट उनको बचाने के लिए वहाँ के नेटिव्स ने, मतलब वहाँ के जो लोकल पीपल थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, दैट इज चिपको मूवमेंट। ओके, व्हाट दे डू कि वो ट्रीज को हक कर लेते थे। ठीक है, मतलब ट्रीज को हक कर लेते थे। जब वहां पे कोई पेड़ काटने आता था तो उनको कट नहीं करने देते थे, ट्रीज को हक कर लेते थे। दैट वाज नोन एज चिपको मूवमेंट। एंड द सेम पैरेलल मूवमेंट इन कर्नाटका, इट वाज executed by 160 people of the native people. Eventually more people gathered and joined the movement that was known as APICO movement. Okay, मतलब नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। नॉर्थ के अंदर हिमालयस के लिए चिपको मूवमेंट नाम आता है, एपिको मूवमेंट फॉर द मूवमेंट इन कर्नाटका। ओके, सो साउथ के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, सेम मीनिंग सेम है। ओके, दे यूज्ड टू हग द ट्रीज व्हेनेवर अगर कोई आ रहा है ट्रीज को काटने के लिए, अगर कोई आ रहा है तो उस टाइम के ऊपर ट्रीज को हक कर लेते थे और काटने नहीं देते थे। ठीक है, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। सो ये मूवमेंट वहां के नेटिव्स ने चला था। व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हमको हमारी नेसेसिटीज पूरी करने के लिए कौन काम लगेगा? एनवायरमेंट। सो वी शुड टेक द इनिशिएटिव। ठीक है, हम लोग अपने एनवायरमेंट का इनिशिएटिव खुद ले लेंगे। इफ वी ओनली रिलाई ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ओके, एंड इन अवर केस इन इंडिया दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करें। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी शुड आल्सो टेक इनिशिएटिव। वन ऑफ द एग्जांपल वाज चिपको मूवमेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, चिपको मूवमेंट का ईयर बेटा 1970 है। ओके, 1983 एपिको मूवमेंट। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अच्छा फर्स्ट हमने क्या लिखा? डिफॉरेस्टेशन। Second is land degradation. What is this land degradation? What is this land degradation? Land degradation मतलब the quality of land is getting deteriorated or is getting poor. In short,
ठीक है, उसका मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन होना। लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है? वेरी सिंपल रीजन, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर, द काइंड ऑफ products that we are using, which we decompose or which we dump over our land as waste, these all components are causing land degradation. जितना भी हमारे आसपास से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, either we decompose या फिर dump in sea, और मतलब that cause water pollution, either we dump on land, that cause land pollution, either we dump or we burn, if we burn them it will cause air pollution. So the three ways are there how we can dump the waste. Okay, अब उसके लिए हमारे पास देखो बेटा, लैंड डिग्रेडेशन, सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन होने का रीजन क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट हमारे कटते चले जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो सॉइल है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है, वो इरोड हो जाता है। वाई? बिकॉज जब रेन पड़ता है ना, इफ देयर इज अ ट्री, आप अगर खुद भी सोचेंगे अगर कि वहां पे पेड़ खड़े हैं, ठीक है, तो वो जो लैंड है, वो जो सॉइल है ना, वो उनकी रूट से बाइंड रहेगा, तो सॉइल उड़ेगा नहीं, बहेगा नहीं। ओके, सो देयर इज वेरी लेस चांसेस, अगर बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है ना, तो ही ऐसा होगा कि सॉइल इरोड होगा, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पे फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो जो लैंड है ना, तुरंत थोड़ा सा भी पानी पड़ेगा तो बह जाएगी ना। वो जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो जब भी इरोड हो जाती है, इरोड होना का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन, ठीक है, जब भी वो इरोड हो रही है, ऊपर से हट रही है, सॉइल इरोजन का मतलब ये द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, किसी भी रीजन से, बाय एयर, बाय वाटर, ठीक है, किसी भी वे से, किसी भी मीडियम से जब वो इरोड होती है, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक तो एयर के अंदर मिल जाती है तो उसको पोल्यूट करती है, या फिर पानी में मिल जाती है तो उसको पोल्यूट करती है। व्हाइल इट हैज द यूज, व्हाइल एज सॉइल इट हैज द यूज, लेकिन जब वो अपना फॉर्म छोड़ देती है और या फिर एयर के अंदर या फिर वाटर मिल जाती है, इट पोल्यूट्स इट। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि हमारा जो सॉइल, जो हमको अवेलेबिलिटी चाहिए फर्टाइल लैंड की, वो कम होती चली जाती है बिकॉज ऑफ दिस इरोजन। इस वजह से हमारे कंट्री के अंदर लैंड डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा है कि कि हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन के भी काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है, उनके रीजंस देखते हैं। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। अगेन मैं आपको पहले बताया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बाइंडिंग ट्रीज हैं, जो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, वो नहीं रहेंगे, इस वजह से सॉइल इरोड हो जाता है। देन व्हाट वी हैव फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स भी क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट फायर काफी कॉमन होते चले जा रहे हैं। देन इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास, हमारी कंट्री के अंदर हम लोग जनरली भी क्या कर रहे हैं कि वो क्रॉप्स जो हमको ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लाइक एज कैश क्रॉप्स वगैरह का जो कैश क्रॉप्स वगैरह का हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन फूड क्रॉप्स। वहां पे उस लैंड के ऊपर जो क्रॉप रोटेशन होना चाहिए टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। देन वी हैव इनडिटर्मिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ऑलरेडी सेड कि हम जो आजकल एग्रीकल्चरल टेक्निक यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमारा लैंड क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है। देन वी हैव इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम पुअर है, इस वजह से हमारा लैंड का यूज नहीं हो पा रहा है। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल कंजर्वेशन के जो मेजर्स हैं उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं और उसको हम लोग इग्नोर करे चले जा रहे हैं। देन व्हाट? एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब जो हमारा जमीन के अंदर से हम लोग पानी निकालते हैं, बोर डाल के हम लोग वहां से जो पंप की मदद से हम लोग जो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लैंड, तो वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल है वो कैसी हो रही है, सॉइल अंदर से खाली होती चली जा रही है। तो वो क्या कर रहा है, लैंडस्लाइड का कभी कभी रीजन बन जाता है। प्लस आपने सुना होगा कि बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर लेवल बीनीथ द सॉइल। सॉइल के नीचे वो जो 6 लेयर्स ऑफ सॉइल है, उसके नीचे हमारे पास वाटर लेवल होता है। वो वाटर लेवल कम होने की वजह से क्या हो रहा है,
हमारे पास जो फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो नहीं आ रहा है। प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉट एवर द रेनफॉल्स इज देयर, हम लोग उस रेनफॉल को, वो जो पानी आ रहा है उसको रिचार्ज नहीं कर रहे अपना ग्राउंड वाटर लेवल। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लेटिंग देम गो वेस्टेड, जो अगेन हमको क्या राइज इन सी लेवल के रूप के अंदर दिख रहा है। सो कैन आई से दैट कि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही टाइप से प्रॉब्लमैटिक है। देन व्हाट वी हैव, अच्छा यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स वगैरह हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए देखो हमारे पास एक एस्टिमेट है कि लैंड डिग्रेडेशन हमारे पास कितने लिमिट किस हद तक हो रहा है और उससे हमको कितना नुकसान हो रहा है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की बात करते हैं बेटा। एक एस्टिमेट है कि हमारी कंट्री के अंदर हर साल 5.3 बिलियन 5.3 बिलियन टन जो सॉइल है वो इरोड हो जाता है हर साल 5.3 बिलियन टन। ये सॉइल हमारे पास, हमारे जो हमारी कंट्री है उसके अंदर से इतना सॉइल हर साल इरोड हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हमको 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस एंड 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का लॉस होता है। ये सारे जो न्यूट्रिशंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हम लोग लॉस कर देते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। एंड कमिंग अगेन 0.8 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन, 1.8 million ton of phosphorus and 26.3 million ton of potassium we lose every year. In totality 5.8 to 8.4 million ton का जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे कंट्री के अंदर से सिर्फ इरोजन की वजह से हम लोग खो देते हैं। ओके, सो दिस इज एन एस्टिमेट, ओके, एज पर द बुक। यहाँ पे एस्टिमेट से क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। इवेंचुअली आप फ्यूचर देखो, अभी आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है। आप फ्यूचर के अंदर अपने आप को देखो कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके लिए क्या न्यूट्रिएंट्स बचेंगे। ओके, और उन फ्यूचर जनरेशन के लिए तो क्या ही बचेगा। ओके, सो कैन आई से दैट कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, ये काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल रहा है जो कि इरिवर्सिबल होगा, एक बार गया फिर वापस नहीं आ सकता। ओके, दैट वुड बी इरिवर्सिबल, और इतना डैमेज हम लोग ना कर जाएं कि वो बाद में फिर कभी रिपेयर हो ही ना पाए। ओके, सो दिस इज व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव बायोडाइवर्सिटी लॉस। आपने काफी सुना होगा कि बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स वगैरह, ये जो स्पीशीज है, पूरी की पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एनवायरनमेंट, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, वो एक्सटेंड होते चले जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज माय बायोडाइवर्सिटी लॉस। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इकोलॉजी के बैलेंस में अगर कुछ भी एक पॉइंट भी हिलता है तो आगे सब कुछ डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सो अगर उसके अंदर से एक भी स्पीशीज एनिमल की इधर उधर होती है तो उसके आगे से लिंक्ड जितने भी एनिमल के स्पीशीज हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। सो यहाँ पे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑल्सो। देन वी हैव, हमने ये सारा जो पॉल्यूशन है, इसके जो इविल इफेक्ट्स है, उन सबको कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ बोर्ड, ठीक है। कौन सा बोर्ड? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी का काम क्या है? दिस अथॉरिटी ओवरलुक्स और सीज और वेरीफाइज के कंट्री के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा ना हो, मेंटेन रहे, हर एक बंदा अपनी तरह से पॉल्यूशन का ध्यान रखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीपीसीबी ने 17 इंडस्ट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है एनवायरनमेंट को। सीपीसीबी का काम ही क्या है? दैट दे वांट टू सी कि हमारी कंट्री के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो विद इन द कैरिंग कैपेसिटी रहे, ठीक है। आपको जान के एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको जान के पता लगेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं।
1951 की बात अगर हम करें, 1951 मतलब बहुत साल पीछे नहीं, कुछ 60-70 साल पीछे की बात है जब हमको आज़ादी मिली थी। उस टाइम के ऊपर 3 लाख व्हीकल्स थे हमारी कंट्री में। वी हैड ओनली 3 लाख व्हीकल्स इन आवर कंट्री, इन आवर होल कंट्री। ओके, नाउ इट इज 67 करोड़ इन 2003। 17 ईयर्स उसके बाद भी हो चुके हैं, 67 करोड़। ओके, नॉट अ ह्यूज टाइम गैप बट अ ह्यूज जंप इन द व्हीकल्स, और जिसके अंदर से 67 करोड़ में से मोस्ट ऑफ 80% ऑफ दिस इज 2 व्हीलर्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको क्या बताती हैं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कितना ज्यादा हम लोग हाई कर रहे हैं। Now what we need to have a sustainable development. Now the concept come for sustainable development. कि sustainable development होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है जो अभी तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तो अपनी जिंदगी जी जाएंगे, ठीक है, you will live and you will die, but what about the future generations? जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो क्या करेंगी? उनके पास तो कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बचेगी ही नहीं। ठीक है, सो हमने जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हमको मिले हैं, वॉट एवर वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स और फ्रॉम द नेचर, वी कांट डिनाई द राइट ऑफ अवर फ्यूचर जनरेशन। हम अपने फ्यूचर जनरेशन को उन सब राइट से डिनाई नहीं कर सकते। वी डोंट हैव अ राइट टू डिटोरेट एनीवन एल्स लाइफ। ठीक है, so what we need to have a sustainable development, and that calls an urgent need to look out for the carrying capacity and absorption capacity of the environment, and we should try to work in this capacity. So what could happen कि हम लोग शायद environment को सुधार तो ना पाए, ठीक है, सुधारने में तो लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जितनी स्पीडली हम लोग उसको डिटोरेट कर रहे हैं उतना स्पीडली वो डिटोरेट ना हो। ठीक है, so what we need to follow the concept of sustainable development. What it says, the development of our present generation without hampering the development of future generation is known as sustainable development. ठीक है, how could we achieve sustainable development? बोल तो दिया sustainable development करना चाहिए, कर कैसे सकते हैं? सबसे पहला तो काम है that limiting population. Population limit में होनी चाहिए। Okay, then what we have, केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरफुल यूज होना चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट गो वेस्टेड। देन व्हाट वी हैव, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड। आपको पता ही है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज व्हिच कांट बी रिन्यूड, जिसको हम लोग वापस से एनवायरनमेंट के अंदर हम तो नहीं बना सकते। ठीक है, हम नहीं बना सकते, और एनवायरनमेंट अगर उसको वापस से रीन्यू कर सकता है तो उसको भी काफी लंबा टाइम चाहिए। ओके, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, उससे ज्यादा टाइम चाहिए टू रिन्यू इट। ठीक है, तो वो जो नॉन रिन्यूएबल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये मिनरल्स, आयरन और ये सारी चीजें जो हैं, जो मेटल्स हैं, ये सारी चीजें हमको, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इसको हम लोग को लिमिट में यूज करना चाहिए। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़ के हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मुड़ना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये सारे पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, व्हाइल एज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, दे आर टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड अवेलेबल इन अबंडेंस। एयर है, वाटर है, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सारी एनर्जी हमारे पास एबंडेंस के अंदर अवेलेबल है। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दैट टेक्नोलॉजी एंड यूज इट फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सनलाइट है, एबंडेंस के अंदर है, किसी को भी कमी है उसकी नहीं है। ठीक है, देन एयर कमी नहीं है, वाटर उसकी कमी नहीं है, तो हमको उस चीज को यूज करना चाहिए। और अगर मैं उनको सक्सेसफुली, अगर टेक्नोलॉजिकली मैं इतना एडवांस हो रही हूँ, तो अगर मैं टेक्नोलॉजी सही दिशा के अंदर लेके जाऊँ, तो अगर मैं उन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अगर मैं यूज कर रही हूँ, तो मेरे जो जो पॉल्यूशन लेवल है ना, ऑलरेडी कम होने लगेगा अपने आप। वाई? बिकॉज इंडस्ट्रीज के अंदर आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो दैट इज फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, देन वी हैव पोल्यूशन कंट्रोल। अगेन वी हैव ऑलरेडी टॉक के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है, और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमको कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना चाहिए।
देन वी हैव इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी? नाम क्या बोलता है इसका बेटा? इनपुट इट मीन्स व्हाट, दैट वी हैव नो राइट टू वेस्ट द इनपुट. इनपुट मतलब क्या? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल हम जो डाल रहे हैं मशीन्स के अंदर, ठीक है, हम जो इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल फीड कर रहे हैं वो सक्सेसफुली 100% कन्वर्जन रेट दें. ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप 2 मीटर का कपड़ा देते हो तो 2 मीटर पूरा यूज नहीं होता है कोई भी एक क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी एक कपड़ा बनाने के लिए. सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड, अच्छा ये कपड़े की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हर चीज की इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमको चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल आ रहा है तो उससे हम लोग 100% एक्सट्रैक्शन कर पाए ऑफ अदर ऑयल्स, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, फिर लुब्रिकेंट्स है, वो सारे उसी के अंदर से निकलते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर से. तो हमारे पास हमको इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की जरूरत है. ठीक है, देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं? व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स. ठीक है, क्लीनर फ्यूल क्या हो सकते हैं? सीएनजी हम लोग बात करते हैं, वो क्लीनर फ्यूल है. एलपीजी है, बायोगैस है, ये सारे क्लीनर फ्यूल हैं जो हमको कह सकते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, लेकिन ये सब क्या है? क्लीनर फ्यूल है और ये एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा हैम्पर नहीं करते थ्रू पॉल्यूशन. ठीक है, जितना कि बाकी जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से होता है. देन वी हैव यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं. नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो वो रिसोर्सेज, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो जनरली बहुत पॉपुलर नहीं है, जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत पॉपुलर नहीं है, जैसे सोलर एनर्जी, फिर टाइडल एनर्जी, हीट एनर्जी, फिर हाइडल एनर्जी है, एयर से हमको जो मिलता है एनर्जी, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है. बायोगैस इज ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. देन वी हैव पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऑब्वियसली वी नीड टू रिड्यूस द व्हीकल्स. Obviously we need to reduce it. Okay, so reduce the use of private vehicles. We should promote the use of public transport so that के minimum pollution के अंदर maximum output निकल सके. Then we have traditional knowledge and practice. इंडिया तो वैसे भी अपने देसी नुस्खों के लिए जाना जाता है. हमको देसी नुस्खे काफी सारे पता हैं, लेकिन we don't want to use it. Why? Because हम लोग पुराने दकिया नुस्खे ख्याल के लगेंगे. हम लोग तो ऑलरेडी एनवायरमेंट फ्रेंडली थे, मतलब घर भी हमारे कैसे मिट्टी के बने होते थे एंड वी वर हैप्पी विद दैट. सब कुछ सब सही से चल रहा था. ओके, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्विच्ड इट ऑफ. हमने वेस्टर्नाइजेशन को पकड़ने के चक्कर के अंदर हमने डेवलपमेंट के नाम के ऊपर एनवायरमेंट के साथ प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है. ओके, देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमने पहले से बात किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नॉट यूजिंग द पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जहाँ पे जरूरत नहीं होती, जहाँ पे नहीं यूज होते हैं, वहाँ पे क्या यूज होता है? मेनली ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह यूज किए जाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स की हेल्प से वहाँ पे फार्मिंग की जाती है. मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्ट हैज टू बी मैनेज्ड. वेस्ट हैज टू बी मैनेज्ड. आप उसको ओपनली ओशंस के अंदर, लैंड के ऊपर ऐसे ही नहीं रख सकते. इट हैज टू बी मैनेज्ड. फॉर एग्जाम्पल कैसे मैनेज हो सकता है? देखो बेटा, अगर आपके घर में से जितना भी ग्रीन वेस्ट निकल रहा है उन सबको इकट्ठा करके हम लोग अगर एक जगह रखें, ठीक है, जितना भी ग्रीन वेस्ट है उन सबको, ग्रीन वेस्ट का मतलब क्या है? सब्जियों के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, फ्रूट्स वगैरह के जो पील्स होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पास ग्रीन वेस्ट में निकलती हैं. सो वो सारी चीजें हम लोग कैसे रखें? जैसे हमारा कुछ खाना बिगड़ जाता है वगैरह, अगर किसी जानवर को आप खिला सकते हो दैट इज बेटर. अगर नहीं खिला सकते तो आप उसको ग्रीन वेस्ट के जो एक बैग है उसके अंदर भरिए एंड
collecting all these green waste of all the households and then decomposing it and making it a compost, जो फार्मिंग के अंदर यूज हो सकता है एज मैन्योर। सो ये भी काम किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है, जो नॉन डिकम्पोजेबल जो वेस्ट है, ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज देम एज अ लैंडफिल। व्हाट इज दिस लैंडफिल? जितना भी हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं ना बेटा, जितने भी हम लोग खदान खोद के निकालते हैं जिसके अंदर से सारे मिनरल्स आते हैं, तो उसको जब हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, देन व्हाट वी लीव अ हॉलो इन दैट एरिया। जो हमने माइन खोद ली है वो अंदर से पूरी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। व्हाट वी कैन डू इज हम वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको उस एरिया के अंदर फिलअप कर सकते हैं, सो दैट कि जो लैंड का मतलब वो ऊपर से जो लैंड है वो जो अनस्टेबल हो गई है, तो बीच में उसके अंदर भी वो लैंड फिल हो जाए। ओके, सो वी कैन यूज इट बाय दैट। देन वी कैन हैव मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स मतलब जो हिमालय से इतनी सारी रिवर्स निकलती हैं, छोटी छोटी रिवर्स हमारे पास कितनी सारी हैं, अगर जहाँ जहाँ हो सकता है वेर एवर पॉसिबल, अगर वहाँ पे छोटे छोटे हाइडल प्लांट्स अगर हम लोग लगा दें, तो कम से कम वहाँ का जो लोकल एरिया है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है। दोनों काम होंगे, एक तो जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है वो भी यूटिलाइज हो रहा है, प्लस हमको वहाँ का एरिया का डेवलपमेंट भी हो रहा है, बिकॉज एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट। ओके, सो ये सारी चीजें हमने कवर अप की हैं इन द एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाय दैट योर चैप्टर गेट्स ओवर, बट द कंक्लूजन इज कि आपको जब आप एनवायरमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट शुड बी रिलेटेड टू मीन्स वी शुड कंसिडर द फ्यूचर जनरेशन। अगर आप जो भी आज कर रहे हो अगर उसी तरह से आप कंटिन्यू रखते हो एंड यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ, then what we can see in coming 15 to 20 years, that would be disastrous. Okay, so what we have to do is, at least if we can't heal the environment, we have no right to deteriorate the environment at the same pace as we were doing. Okay, so we need to stop and think what we have done and what will be the consequences if we continue like this only. Okay, so this is the main concept of our chapter, to get you aware, all of you aware that what are the consequences and what could be the consequences. Okay, so this is it for today and see you tomorrow.